हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। अब इस लेक्चर से हमें शुरू करना है इंडियन आर्किटेक्चर को। एक बड़ा चैप्टर है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर। ये जो पूरा चंक होता है उसमें से इंडियन आर्किटेक्चर। ओके, तो अब हमें देखना है आर्किटेक्चर क्या होता है। बिल्डिंग्स होती है ना, तो कैसे बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ है हड़प्पन टाइम से लेकर के और मॉडर्न इंडिया के टाइम तक। आपको वो पूरा समझना है, अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम, हड़प्पा के टाइम, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम एक्सेट्रा। जो भी डायनेस्टीज आई हैं अपने साथ कुछ अलग तरह की बिल्डिंग्स का उन्होंने निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया, वो सब हमें पढ़ना है। कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स किसने बनवाई थी, उनमें क्या खास बात थी। कुछ केव्स हम पढ़ेंगे, कुछ इंस्क्रिप्शंस यानी खुदाई करके जो लिखी हुई चीजें मिलती हैं वो कौन से टाइम में कौन सा मेजर इंस्क्रिप्शन निकला है अगर कुछ प्रोमिनेंट है तो। कुछ स्कल्पचर्स, मूर्तियां किसके समय में निकली हैं, वो आज कहाँ हैं। जैसे हम प्रेसिडेंट बिल्डिंग के सामने देखते हैं एक मूर्ति, राइट। तो ऐसी बहुत सारी नुआंसेस हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, जब मौर्यंस आए तो कैसे डेवलप हुआ, जब मुगल्स आए तो कैसे डेवलप हुआ आर्किटेक्चर। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। बुद्धिस्ट रिलीजन और जैनिज्म जो रिलीजन था या जो हमारा हिंदू धर्म था उसने आर्किटेक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। बुद्धिज्म के समय स्तूपास बने, जैनिज्म और बुद्धिज्म के समय, तो उन बुद्धिस्ट स्तूपास की क्या खास बात थी। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं, एक एक करके लेते चलेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, और इसमें समझने का स्टोरी फॉर्मेट ज्यादा है, तो वो उसी हिसाब से मैंने बहुत सारी पिक्चर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आप सारी चीजें देखते चलें। सो क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहले वील बी टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया। किसकी बात करेंगे? एंशिएंट इंडिया की। तो एंशिएंट इंडिया में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे। हड़प्पन आर्ट यानी हड़प्पन आर्किटेक्चर देखेंगे। उसके बाद विल बी मूविंग ओवर टू, बीच में एक वैदिक टाइम आएगा पर उसका बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो छोटा सा एक पोर्शन है, वो देखेंगे। फिर हम मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करेंगे, फिर पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो आज इस वाले सेशन में हम यहीं तक रुकेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अगले सेशन में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। कहां से? आर्किटेक्चर समझने से। सो ये जो वर्ड है आर्किटेक्चर, ये कहां से आया? आर्किटेक्चर शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, आज भी करते हैं, ये आर्किटेक्चर लैटिन वर्ड है टेक्टोन। टेक्टोन जिसका मतलब होता है बिल्डर, यहां से निकल के आया है आर्किटेक्चर वर्ड। ओके, और एक वर्ड है स्कल्पचर। स्कल्पचरिंग और आर्किटेक्चर दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। आर्किटेक्चर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें जैसी बनाना हो गया। स्कल्पचरिंग यानी आप मूर्तिकारी कर रहे होते हो। तो ये जो स्कल्पचर वर्ड है ये प्रोटो, बहुत पहले का इंडो यूरोपियन रूट वर्ड है केल, इससे निकला है, जिसका मतलब होता है टू कट और टू क्लीव। ठीक है, तो कट करना, क्लीव करना, तराशना वो स्कल्पचर है, और बिल्ड करना इस आर्किटेक्चर। दोनों के वर्ड के डेरिवेशंस आपको समझ में आ गए। नाउ जो सबसे पुराना और बहुत रिमार्केबल आर्किटेक्चर का एविडेंस हमें मिला हम इंसानों को, वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा, फिर भी हम आर्किटेक्चर के एंगल से वापस लेंगे। फिर हड़प्पा के बाद पोस्ट हड़प्पन पीरियड आया और उसके अंदर अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल सामने देखी गई। वैदिक काल भी आया, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म वाला टाइम आया। मिडीवल पीरियड की बात करें तो पर्शियन और इंडियन इंडिजिनस स्टाइल्स का मिक्सचर हमने देखा। कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो वेस्टर्न आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत आए भारत के अंदर। सो इंडियन आर्किटेक्चर एक मिक्स रहा है। जो बाहर से लोग आते गए वो अपनी स्टाइल्स लाए, कुछ हमारी देसी स्टाइल्स थी यानी इंडिजिनस स्टाइल्स थी, उनका मिक्सचर देखने को मिला, और इंडियन आर्किटेक्चर ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज इवॉल्व हुआ है और चीजें एड ऑन हुई हैं। ठीक है जी, चलें अब हमें क्या करना है, एक एक करके सेगमेंट उठाते जाना है और उसका आर्किटेक्चर स्टडी करना है। गॉट इट? तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन अराउंड 3300 BCE से 1300 BCE वाले पीरियड के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, एक्सकेवेशन का ऐसा मानना है। और अपने टाइम के हिसाब से, जिस समय की हड़प्पन सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, अपने टाइम के हिसाब से बड़ी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम मॉडर्न नहीं कह सकते, लेकिन उस जमाने में जहां ये एग्जिस्ट कर रही थी तब के हिसाब से बहुत एडवांस्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज टाउन प्लानिंग बहुत स्ट्रांग थी इनकी। जिस तरह का हमें एक्सकेवेशन में मिला है चीजें, उससे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी इनकी देखने को मिलती है। इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। मेनली 3 तरह की, देखो ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, राइट। सो हड़प्पन पीपल ने 3 तरह की बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर की हम बात करें तो 3 तरह की बिल्डिंग्स उस समय देखने को मिली।
एक है ड्वेलिंग हाउसेस जहां पे लोग रहते थे, पिलर्ड हॉल्स यानी कि हड़प्पन टाइम में पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, ओके। और तीसरा पब्लिक बाथ्स, तो जो घर थे उनमें भी बेदिंग के पूरे प्रोविजंस थे, लेकिन एक बहुत बड़ा जिसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं वो भी देखने को मिला। तो पब्लिक बाथ्स हुए, पिलर्ड हॉल्स हुए, हाउसेज हुए जिनमें लोग रह रहे हैं, ये 3 तरह के कंस्ट्रक्शंस देखने को मिले। सिटाडेल वगैरह भी मिला, अभी हम देखते हैं। फिर दूसरी खास बात जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखी गई, उनके आर्किटेक्चर में वो बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, पकी हुई ईंटों का, कच्ची ईंटें नहीं, पका रहे थे, ओके, बर्न्ट ब्रिक्स का। कवर्ड ड्रेन्स, जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियां जिन्हें हम बोल रहे हैं, पानी यहां से वहां निकल रहा है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड हुआ करते थे, खोल के आप साफ भी कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और बहुत ज्यादा लार्ज पिलर्स के कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया है हड़प्पन कल्चर या सिविलाइजेशन के दौरान, राइट। अब देखिए, तो अगर हम हड़प्पन रिमेन्स के मेन फीचर की बात करें, है ना, तो वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए, कुछ अपन ने देख लिए। पहली चीज, जो इनकी सिटीज थी वो वॉल्ड थी, दीवारें बनी हुई थी, एक मेन एंट्रेंस था, तो वॉल्ड सिटी थी, ओके। तो सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बंदोबस्त किए हुए थे। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न्स थे, जो सिटी डिजाइन हो रखी थी वो इस तरह से थी कि रोड्स एक दूसरे को या दूसरी रोड को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही हैं। बहुत प्लान्ड तरीके से रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। बर्न्ड ब्रिक हमने देख ही लिया, मिट्टी की ब्रिक्स हैं, मड ब्रिक्स हैं, लेकिन पका करके इस्तेमाल की गई हैं। बहुत सारी थिक लेयर्स उन बेक्ड ब्रिक्स की यूज की गई जिप्सम मॉर्टर के साथ में, जिसकी वजह से आज भी हमने खुदाई की है तो वो जो कंस्ट्रक्शन है वैसा का वैसा मिला है। जो समय के साथ टूट गया वो ठीक है, लेकिन जो रह गया है वो आज भी मजबूत है। देन बड़ी बड़ी डिमेंशंस की बिल्डिंग देखने को मिली है, ओके। और पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, प्रॉबेबली उनमें ग्रेनरीज भी है, बहुत सारी गैदरिंग हो सकती है लोगों की, इस तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं। टेम्पल का कोई भी एविडेंस नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो मंदिरों का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम देखें आज जिस फॉर्म में हम मंदिर देखते हैं, भव्य मंदिर, ब्यूटीफुल ह्यूज टेम्पल्स, वो सब कौन से टाइम से डेवलप होने शुरू हुए? गुप्ता पीरियड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे। तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे टेम्पल्स फ्लरिश हुए हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ है। नगर, द्रविड़, वेस्त्र, ये सारे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ बता के छोड़ रही हूँ। देन पब्लिक बिल्डिंग्स जो थी बड़ी बड़ी, उनमें ग्रेनरीज यानी जहां आप अनाज भंडार गृह बोलते हैं वो रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स थी, छोटे छोटे क्वार्टर्स भी थे, तो प्रॉबेबली वो सर्वेंट क्वार्टर्स होंगे या लोअर रैंक्स ऑफ पीपल के लिए होंगे। तो वेल प्लान्ड सिटी है, बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, स्मॉल क्वार्टर्स भी हैं। और जो ग्रेट बाथ हम बोल रहे हैं वो मोहनजोदड़ो में डिस्कवर किया गया। सो प्रॉबेबली कोई बड़े ओकेजन्स पे सब लोग साथ में बेदिंग का रिचुअल फॉलो करते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज में प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स थे, तो देवर वेल इक्विप्ड, लेकिन ग्रेट बाथ का कॉन्सेप्ट भी था। एक डोमिनेंट सिटाडेल, राइट। तो पूरा आपको इस पिक्चर में भी देखने को मिलेगा, आई गेस। ये देखिए, ये सारे घर नीचे बने हुए हैं नगर जैसा, और ये आपको सिटाडेल देखने को मिल रहा है, एक बहुत ऊंची जगह पे एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन। सो प्रॉबेबली कोई पॉलिटिकल पावर हुआ करती होगी, जिनके जो रहने की जगह है वो बड़ी भी है, ऊंची भी है, ऊंचाई पे है, वहां से वो पूरे अपने जो सिटी बसा हुआ है उसको गवर्न कर सकें, इस तरह का कोई सेटअप किया गया था। सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जी जो साइट है, एक्सकेवेटेड साइट, उसमें वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक बड़ी पब्लिक बिल्डिंग डोमिनेंट सिटाडेल देखा गया, उसमें भी ग्रेनरी थी। तो किसी तरह की पॉलिटिकल रूलिंग तो रही होगी। मैंने देखो कोशिश की है जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ उसके पॉइंट्स आपको मैं नोट्स में भी दे दूं, क्योंकि मैं जब लेक्चर समझा रही हूँ तब आपके दिमाग में पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन जब आप खुद से पढ़ने रिवाइज करने बैठोगे ये पॉइंट्स दिमाग से चले जाएंगे, इसलिए मैंने सब कुछ स्लाइड पे लिख दिया है, ओके। सो डू नॉट थिंक कि मैम ये सब कुछ लिखा हुआ है आप तो वही रीड कर रहे हो। हिस्ट्री में बेटा दो तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, एक ये है कि मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिख दूं और खुद सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। क्लास पढ़ते टाइम आपको मजा आएगा, लेकिन रिविजन के टाइम आप अटक जाओगे, फिर आपको हैंड नोट्स लेने पड़ेंगे। आई डू नॉट वांट यू टू डू दैट, और इसके लिए मैंने सब कुछ पीपीटी पे लिख दिया है, मैं समझाते चल रही हूँ बस, राइट। देन फोर्टिफिकेशन, वॉल्ड सिटीज थी, उनमें एक मेन गेट था। फोर्टिफाई करना यानी किलाबंदी करना, कोई बाहर से हो सकता है इन्वेडर्स भी आते हों, कुछ खतरा होता हो, तभी वॉल्ड सिटीज बनाई गई थी। और एक साइट लोथल गुजरात में,
जिसमें कि डॉकयार्ड के रिमेन्स मिले हैं। इससे देखा जाता है कि सी से जो ट्रेड की जाती थी वो हड़प्पन टाइम में भी शायद मौजूद थी, तभी डॉकयार्ड मिला है जहां शिप्स आकर के रुक रहे हैं, डॉक कर रहे हैं, है ना, बनाए जा रहे हैं। तो लोथल के अंदर गुजरात में ये साइट देखी गई है। ये देखिए ग्रेट बाथ की इमेज है। हाँ, तो ये आज भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी भरोगे तो पानी लीक हो जाएगा, आज भी पानी लीक नहीं हो रहा। तो कब का बना हुआ ये कंस्ट्रक्शन आज भी इफेक्टिव तरीके से वर्क कर रहा है। सो ये था हड़प्पन आर्किटेक्चर जिसकी हमने अभी तक बात की। तो वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम भी था, छोटे ड्रेन जो थे वो बड़े ड्रेन्स के साथ आकर के मिल रहे थे और वहां से पानी आगे जा रहा था। स्टेयर्स का एविडेंस देखा गया है, देखो तो स्टेयर्स का एविडेंस यहां भी दिख रहा है हमको, और अदरवाइज भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स शायद यहां पे मौजूद थी, इसीलिए स्टेयर्स हैं। रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया करते थे, वेल लेड आउट थे। तो बड़ी ही प्लान्ड तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में आर्किटेक्चर को लिया जाता था, ये हमने एक चीज देखी। तो इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत हमारे हिसाब से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, हड़प्पन के टाइम से ही हम बता सकते हैं, और उसके अंदर बड़ी ही वेल प्लान्ड और उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग होती थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम आते हैं वैदिक आर्किटेक्चर पे। वैदिक काल, वैदिक आर्किटेक्चर 1500 बीसी से अराउंड 500 बीसी तक का हम ले रहे हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक सब मिला करके। तो अब देखिए वैदिक काल के बहुत ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उस समय वुड का बहुत यूज होने लग गया था, और वुड ओवर द सेंचुरीज आप संजो के नहीं रख सकते हो, वो पेरिशेबल है, तो वो खत्म हो गई है। तो अभी हमारे हिस्टोरियंस के पास में नो स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीरियड रिमेन्स टू बी सीन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा हमारे पास वो महल मिला है, हमें ये जगह मिली है जहां से हम वैदिक पीरियड के आर्किटेक्चर की बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर सकें। लेकिन कुछ एक चीजें मिली हैं, जैसे कि मंडप मिले हैं जिसमें हम हवन करते हैं, है ना, वो देखे गए हैं। तो आइए देखते हैं। वैदिक आर्यंस, तो आर्यंस आए थे और उन्होंने वैदिक एज वाला टाइम कौन सा है, आर्यंस का आना हुआ, और वेदास के स्टडी को प्राथमिकता इस समय पे मिली। तो उन्होंने हाउसेस बनाए जिसमें वुड, बैम्बू, रीड्स, जो ऐसे घास के बड़े बड़े स्ट्रॉज होते हैं, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ, और ये तीनों पेरिशेबल चीजें हैं। आर्यंस ने पेरिशेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया, और इसीलिए ओवर टाइम ये कंप्लीटली, इनके जो महल भी बने वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको समझ में आता है वो है फायर ऑल्टर्स, जिसे हम मंडप भी बोल सकते हैं। हवन करने के लिए, अग्नि जलाने के लिए जो मंडप का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना वैदिक आर्किटेक्चर का। और सोशल, हम जैसे रामायण महाभारत की जब आप बात करते हो तो उनमें आप देखते हो ना, ऋषि मुनि बैठे हुए और हवन हो रहे हैं। यस, तो वो हवन मंडप जो हम कह रहे हैं ना, फायर ऑल्टर्स, वो देखे गए। कोर्टयार्ड, मंडप उन ऑल्टर्स के आसपास बनाए गए ताकि हवन किया जा सके, फायर को वर्शिप किया जा सके। तो हम देखते हैं रामायण महाभारत का काल देखिए, आप देखते हो कि उस समय बड़े बड़े भवन थे। हम देखते हैं ना सीरियल्स में, मूवीज में, हुए होंगे शायद, लेकिन आज हमारे पास उनके रिमेन्स नहीं है, बिकॉज वो सब पेरिशेबल चीजों से बने थे, लाख से बना लिए, वुड से बना लिए, राइट, बैम्बू से बना लिए, तो जो आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हमें हाँ ये रेफरेंसेस जरूर हैं। देखो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, दो तरह से एविडेंसेस मिलते हैं। एक होते हैं जो हमें रिटन फॉर्म में मिल जाते हैं, कुछ हमें उस समय के टेक्स्ट मिल गए, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, और कुछ हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। तो वैदिक काल के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ज्यादा नहीं है, खुदाई में कुछ नहीं निकला है, लेकिन जो भी हमारे पास टेक्स्ट रिकॉर्ड्स या कुछ हमें पहले का कुछ मिला है, कहीं कोई रेफरेंस मिला है, तो उससे हम कह सकते हैं कि गुरुकुल और हर्मिटेजेस, गुरुकुल जहां गुरु शिष्य परंपरा देखी जाती थी, है ना, ऋषि मुनि रहा करते थे, वो चीजें उनका मेंशन जरूर देखने को मिलता है। उनसे रिलेटेड आर्किटेक्चर हुआ करता होगा, आश्रम हुए करते होंगे, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। तो वैदिक आर्किटेक्चर समझ में आ गया। वी डू नॉट हैव मच एविडेंस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। देन अराउंड 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम दो नए रिलीजन भी उभरते हैं, और वो कौन से हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, राइट। और वैदिक रिलीजन भी उस समय चेंजेस ले रहा था। तो उस समय से जो आर्किटेक्चर बनना शुरू हुआ, उस पे इन धर्मों का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। अभी हम देखेंगे मौर्यन वाला टाइम, जिसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश होता है, जैनिज्म भी फ्लरिश होता है। तो रिलीजन ने इन्फ्लुएंस करना कब शुरू किया,
आर्किटेक्चर को, कि जो भी चीजें बनाई जा रही है वो धर्म के हिसाब से बनाई जा रही हैं, वो अराउंड 6th सेंचुरी BC शुरू हुआ, जब बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे रिलीजन्स उभरे। और उन्हीं की जब फ्लरिशिंग हुई, मौर्यंस के टाइम में खासतौर पे जब वो फ्लरिश हुए, तो बहुत सारा आर्किटेक्चर इन्हीं धर्मों के इर्द गिर्द डेवलप हुआ है। जैसे बहुत स्तूप देखेंगे हम, स्तूपास बनाए गए, केव आर्किटेक्चर हम देखेंगे, वो सब बुद्धिज्म और फिर बाद में जैनिज्म से रिलेटेड हमको देखने को मिलता है। तो बुद्धिस्ट एंड जैन्स, इन्होंने स्तूप बनाए, विहार बनाए, चैत्य बनाए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विहार क्या थे, चैत्य क्या थे? तो विहार यानी मोनास्ट्रीज, आगे आएगा, अभी बता देती हूं। विहार यानी मोनास्ट्रीज, यानी जिनके अंदर मंक्स रहा करते थे। और चैत्य क्या है? बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशनल हॉल्स, जहां पे आप अपने प्रवचन दे रहे हो या लोगों से, आम जनता से मीटिंग कर रहे हो, तो उन बड़े हॉल्स को क्या कहा जाता था? चैत्य। और जो मोनास्ट्रीज थी, जहां वो मंक्स, वो साधु रहते थे, भिक्षु रहते थे, उनको विहार कहा जाता था। और स्तूप अभी हम देखेंगे, पिक्चर्स से ज्यादा समझ में आएगा। एक तरह से बरियल माउंट्स थे, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ हो जाती है तो उनकी अस्थियां रख दी जाती हैं और उसके ऊपर एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना, डोम जैसा बना दिया जाता है, राइट। पहला टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था गुप्ताज के टाइम पे शुरू हुई थी। तो जब गुप्ता एज पढ़ेंगे तब बड़े बड़े मंदिर पढ़ने को मिलेंगे हमको, राइट। अब हम शुरू कर रहे हैं मौर्यस। क्या शुरू कर रहे हैं? अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, यानी अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखी, वैदिक वाला टाइम देखा, अब अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जहां से हमारी हिस्ट्री के अंदर काफी चीजें हमें मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं, पढ़ने को मिलता है ज्यादा हमको। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है उसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मौर्यंस एंड पोस्ट मौर्यंस। तो मौर्यंस का काल था जब बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत फ्लरिश हुए, ठीक है। स्तूपास बहुत देखे गए, केव आर्किटेक्चर बहुत देखा गया, मूर्तियां बड़ी बड़ी लाइफ साइज की बनाई गई, तो वो अभी हम देखना शुरू करेंगे। गॉट इट? व्हाट एल्स? मूर्तियां तो पोस्ट मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे, बट हाँ ठीक है। तो देखो, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है वो 500 BCE से और करीब 500 CE, यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 500 साल पहले से 500 साल आगे तक वाला जो टाइम है, इसको हम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और इसी समय जो अर्बन सेंटर्स थे वो डेवलप होते हैं। राइटिंग, यूज ऑफ राइटिंग, के जो भी हो रहा है वो लिखो, तो लिखाइयाँ हमको बहुत मिलती हैं, है ना। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इस समय के हमको मिलते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म प्रोमिनेंट रिलीजन बन करके उभरते हैं। और इस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को हम 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। एक है मौर्यंस वाला समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी क्रिएट की, फिर उनके पुत्र आए, फिर अशोक आए, फिर उनके पुत्र आए। तो अशोका के टाइम में चरम सीमा पे ये जो आर्किटेक्चर था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, वो फैला हुआ था। देन पोस्ट मौर्यंस हम पढ़ेंगे। पोस्ट मौर्यंस में जो मौर्यंस ने काम किया उसी को आगे बढ़ाया गया, राइट। तो चलो अब हम मौर्यंस शुरू करते हैं। मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन पीरियड। मौर्य, अगर आप ये मैप देखो यहाँ पे, ये जितना भी पोर्शन आपको ये ब्राउन में दिख रहा है, ये पूरी मौर्य एम्पायर है। मौर्य एक पहली ऐसी एम्पायर रही जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को यूनिफाई किया एक रूल के अंडर में, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। और इन्हीं के टाइम में बहुत सारा आर्किटेक्चर भी हमको देखने को मिलता है जो रिलीजन से इंस्पायर्ड था। तो अब देखिए, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो अराउंड, मतलब अगर आप इसमें चालकोलिथिक और सब कुछ मिला लें तो ये करीब 2500 BCE तक आता है। स्टार्ट कर दीजिए आप इसको, करीब 4000 BC होना चाहिए ना यहां से, ओके। देन उसके बाद आप बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, करीब 2500 BC से 1500 BC। वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में हमने डिवाइड कर दिया, वरना वैदिक देखें तो 1500 से कम, राउंड 500-600 BC। मौर्यन पीरियड की बात करें तो 322 से 185 BC वाला ये टाइम है जिसको हम मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए मौर्यन पीरियड के ऊपर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है, वो लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। लिटरेरी, जिसमें हमें कुछ लिखाई मिल गई है, जैसे कि हम देखेंगे अशोका के टाइम के इंस्क्रिप्शंस मिल गए हैं, पिलर्स मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिससे हमें पता पड़ता है। जैसे वो लुम्बिनी गए थे, उन्होंने वहां पे टैक्सेस माफ किए, हमें कैसे पता पड़ा, है ना। तो वो हमें पता पड़ता है
हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या हमें उस समय का कुछ टेक्स्ट मिल जाता है किसी भी फॉर्म में, तो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से आप हिस्ट्री पता लगाते हो। ये मैप मैंने आपको दिखा दिया, ये पूरा मौर्य एम्पायर है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, जो खुदाई में निकाले जाते हैं, मिलते हैं, उनमें पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियां जो निकली, स्तूप अभी हम देखेंगे, केव यानी कि जो गुफाएं होती हैं उनको कुछ बना दिया गया है, वो आर्किटेक्चर, केव्स में जो पेंटिंग की गई हैं उससे हमें उस समय का पता चलता है। तो ये सारे आर्किटेक्चर हैं, एक एक करके लेते हैं। पिलर्स, सो मौर्य काल में जो आर्किटेक्चर था, ठीक है, मौर्यंस पे पहुंच गए, दिमाग में आ गया मौर्यंस। मौर्यंस के टाइम में जो आर्किटेक्चर था उसमें एक खास बात क्या थी, यूज ऑफ पिलर्स। पिलर्स का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया जाता था मौर्यन आर्किटेक्चर में। हड़प्पन में भी पिलर्स थे, लेकिन यहाँ के पिलर्स कॉल्यूमनर, बड़े बड़े जाइंट पिलर्स होते थे। एक एग्जाम्पल, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो आगे ये। सो दीज वर द पिलर्स ऑफ मौर्यन टाइम जो कि एक्सकेवेशन में निकले हैं। फिर पिलर्स की ही बात करें तो एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, मौर्यन पैलेस एट कुम्हरार। सो कुम्हरार के अंदर एक मौर्यन टाइम का पैलेस एक्सकेवेशन में निकाला गया है और उसमें 80 पिलर्स का एक हॉल मिला है। ठीक है, पहले पिक्चर देख लो। 80 पिलर हॉल बड़ा पॉपुलर हुआ, आपसे पूछा जा सकता है 80 पिलर हॉल कहां से एक्सकेवेट किया गया था या कौन सी डायनेस्टी से डील करता हुआ है, तो मौर्यंस आपको पता होने चाहिए। ये रॉयल पैलेस कुम्हरार का देखो, ये आपको ये पिलर्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल। ये तो ऊपर जो भी बना था इससे वो वुड वगैरह से बना हुआ था, वो पेरिशेबल था, वो नहीं मिला, लेकिन नीचे जो कॉलम्स थे पिलर्स के वो हमको मिले हैं। सो 80 पिलर हॉल, मौर्यन का जो पैलेस कॉम्प्लेक्स था उसके रूइंस हमको मिले हैं और उसमें 80 पिलर हॉल मिला है कुम्हरार, जो कि कहाँ है, पटना, बिहार के अंदर। 80 पैलेस 80 पिलर हॉल। ये जो हॉल है ये ओरिजिनली एक रॉयल कोर्ट, राज दरबार हुआ करता था और इसका मेंशन कुछ जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने भी किया है, अभी हम देखेंगे, लेकिन बाद में इसको असेंबली हॉल बुद्धिस्ट के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। पहले ये क्या हुआ करता था, रॉयल कोर्ट हुआ करता था। 80 पिलर हॉल। अब इस हॉल का ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट एविडेंस है एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र क्या है भाई, पाटलिपुत्र आपकी मगध साम्राज्य की कैपिटल। ये देखिए, ये पूरा मगध है, यहाँ पे ये पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र बिहार वाला हिस्सा है और वहीं से ये आपको 80 पिलर हॉल मिलता है और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि ये पहला मेजर एविडेंस है कि राजधानी पाटलिपुत्र रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा कोर्ट मिला है ना, इतना बड़ा एरिया जहां पे राज दरबार लगा करता होगा, तो वो कैपिटल एरिया रहा होगा। एम्परर अशोक, ऐसा माना जाता है कि एम्परर अशोक ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की थी ना, वो भी इसी हॉल में कंडक्ट की थी। अब एक ग्रीक हिस्टोरियन रहे मैगस्थनीज, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपने सुना होगा इनके बारे में, मैगस्थनीज ने एक महल की बड़ी तारीफ की थी मौर्यन एम्पायर के, कि ऐसा रिमार्केबल पैलेस, ऐसा रिमार्केबल क्रिएशन कहीं नहीं देखा हमने। तो वो इसी की बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था इसके आगे बहुत बड़ा पानी और उसके बाद भव्य सा महल और इस तरह के हॉल, तो वो इसके डिपिक्शन से मैच खाता है। चाइनीज ट्रैवलर फायान, उन्होंने भी कहा था कि एक गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट जैसा एक पूरा पैलेस और रॉयल कोर्ट, तो इन दोनों ने इस पैलेस का मेंशन किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें जो रूइंस में मिला 80 पिलर हॉल, कहाँ से मिला, कुम्हरार। कुम्हरार कहाँ है, पटना के अंदर, और पटना से हमको ये 80 पिलर हॉल मिला है, जो कि मौर्यन एम्पायर के ग्रैंड आर्किटेक्चर का प्रतीक है। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये देखो, फाहियान वो इम्प्रेस थे रॉयल ग्रैंडियोर जो था मौर्यंस का उससे। ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज ने मेंशन किया था कि टाउन है, वुडन वॉल्स हैं और भव्य सा आर्किटेक्चर है, बहुत सारे होल्स हैं एटसेट्रा। फिर हम आते हैं मौर्यन काल के सबसे इंटरेस्टिंग और टिपिकल फीचर पे, वो हैं अशोक पिलर्स। अशोक के समय पिलर्स बनाने का आर्किटेक्चरल पैटर्न स्टाइल देखा गया। अलग अलग तरह के पिलर्स बनाए जाते थे। कुछ पिलर्स जो कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए पिलर्स हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर कुछ पिलर्स जिन पे आपको ऊपर एनिमल्स देखने को मिलेंगे,
ठीक है, ये अलग अलग एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स के साथ में कुछ केसेस में ये अबैकस, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको अबैकस बोलते हैं। इस अबैकस पे कुछ डिजाइन, कुछ ऐसे पिलर्स जिनमें अबैकस प्लेन है, डिजाइन नहीं है, कुछ ऐसे पिलर्स जिनके ऊपर मल्टी एनिमल्स, चार चार एनिमल्स दिखाए गए हैं। तो ये अलग अलग तरह के पिलर्स अशोक के टाइम पे रहे और इनको एक्सकेवेशन में निकाला गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अशोकन पिलर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अशोका के समय के जो पिलर्स हैं वो सैंडस्टोन क्वारीज, चुनार के पिलर्स थे। ठीक है, यहां पे देखो, हमने शुरू में भी एक पिक्चर दिखाई थी ना मैंने आपको बड़े से पिलर की, चुनार पिलर है इस तरह का, ये उसके रूइंस दिखाए जा रहे हैं। और ये जो पिलर्स थे ये मोनोलिथ्स थे, यानी कि एक ही पत्थर से निकाल के बनाए गए थे। बड़े से पत्थर को मोनोलिथ था, यानी सिंगल स्ट्रक्चर था। लग्जरियस, बाहर का जो सरफेस था इनका बड़ा पॉलिश्ड सरफेस था। पिलर्स कैसे थे, बहुत पॉलिश्ड पिलर्स थे। जैसे आप यहाँ पे देखो, गौर करो, ये देखो, ये पॉलिश हमने नहीं की है, ये चमक दिख रही है आपको इस पिलर में, ये हमने नहीं की है, ये पॉलिश्ड पिलर उस समय के निकले हैं। सो बाहर से पिलर्स बड़े पॉलिश्ड हुआ करते थे, चुनार के बने हुए थे। किसके बने हुए, चुनार के बने हुए ये पिलर्स हुआ करते थे। देन अशोकन पिलर की एक हम कहें कि कैटेगराइजेशन समझो कि उस पिलर में क्या क्या हुआ करता था, राइट। तो अब इधर आओ, अशोकन पिलर 3 सेक्शन से बने होते थे, ये ध्यान देना है आपको। ओके, सो अशोक के जो पिलर्स थे उनमें 3 सेक्शंस हुआ करते थे। एक क्राउनिंग एनिमल, जो ऊपर एक आपको एनिमल देखने को मिलेगा। ओके, फिर एक अबैकस ऑफ एनिमल और प्लांट्स इन द सेंटर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये अबैकस है। कुछ केसेस में प्लेन था, पर कुछ केसेस में यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स की डिजाइन रहती है। कुछ केसेस में धर्म चक्र बना हुआ था, धम्म चक्र। ओके, फिर एक लोटस पेटल शेप्ड बेल, ये देखो, ये एक बेल है और उल्टे लोटस शेप के आकार की है, इन्वर्टेड। सो जो कि फास्टन था मोनोलिथिक शाफ्ट से बाय अ लार्ज मेटल पिन। इसके नीचे ये शाफ्ट है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन एक मेटल पिन से था। तो शाफ्ट, ये इन्वर्टेड लोटस, उसके ऊपर ये अबैकस और उसके ऊपर ये एनिमल क्राउनिंग फिगर, ये बनते थे। ये टिपिकल अशोकन पिलर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चारों आप ध्यान रखेंगे। देयर वाज नो सेपरेट बेस एट द बॉटम। अब देखो, ये पिलर जब नीचे खत्म हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई बेस बना रखा हो इसके ऊपर, ना, स्ट्रेट ही थे। देयर वाज नो बेस, सीधे बने हुए थे ये गार्ड करके, राइट। फिर हम आते हैं अशोक पिलर्स एंड एडिक्स, यानी कि अलग अलग तरह के कौन कौन से पिलर निकले, उनसे क्या मैसेज निकला, या वो खुदाई में कहां से पाए गए हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप जो बुल वाला ये पिलर देख रहे हो, ये आज राष्ट्रपति भवन के फ्रंट पे लगा हुआ है। तो ये कहां से एक्सकेवेट किया गया, अशोक टाइम का पिलर है ये, है ना। तो इस तरह से अब हम देखते हैं। देखो, रॉयल फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर्स, फ्री स्टैंडिंग थे, यानी एक ही पिलर आपको देखने को मिलता है एक जगह पे, आसपास और कुछ भी नहीं है। ये सिंबलाइज करता है ये वाला पिलर, ये देखो, फ्री स्टैंडिंग, जिसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, ये एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा माना जाता था कि हेवन को धरती से डिफ्रेंशिएट करने वाला ये पिलर ही होता है, ये स्तंभ, ये खंबा ही है जो कि हेवन और धरती को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो इसको एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे देखा जाता था, जो कि हेवन और अर्थ को सेपरेट कर रहे हैं, एक्सेस मुंडी। सम पिलर्स ऐसे थे जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे रोमेंदी और निगलाई सागर से जो प्राप्त हुए हैं पिलर्स, उनके ऊपर क्या थे, इंस्क्रिप्शंस थे, लिखा हुआ था। तो ये कौन से अभी आगे हम देखेंगे, इन पे क्या लिखा हुआ हमको मिला है। देन ऐसे पिलर्स थे जिन पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर बुल कैपिटल बना हुआ है, इसको कैपिटल कहते हैं, है ना। किसी के ऊपर बुल कैपिटल है, किसी के ऊपर लायन कैपिटल है। बुल कैपिटल हमको रामपुरवा से मिला है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बुल कैपिटल हम बोल रहे हैं ना, ये हमें कहां से मिला है, रामपुरवा से मिला है। कोसम पिलर है जिसमें कोई कैपिटल ही नहीं है। तो अभी हम एक एक करके देखते चलते हैं, आ जाओ। सम इंपॉर्टेंट पिलर्स, राइट। 4 वैरायटी के पिलर समझ में आ गए जो अशोका के टाइम में हमको देखने को मिलते हैं। एक जिसमें कोई एनिमल कैपिटल नहीं है, एक जिसके ऊपर हमको लायन देखने को मिलेगा, एक जिस पे एलिफेंट देखने को मिलेगा, एक पे बुल देखने को मिलेगा, एक पे मल्टी एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। चलो, सबसे पहले हम आते हैं रोमेंदे पिलर इंस्क्रिप्शन। रोमेंदे पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोका की जो विजिट हुई लुम्बिनी, कि अशोका लुम्बिनी गए थे, उन्होंने लुम्बिनी का टैक्स माफ किया, ये हमें कहां से पता चलता है, रोमेंदे पिलर्स से पता चलता है। गॉट इट। फिर यही पूछा जाएगा कि रोमेंदे के कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन है जो हमें बताता है अशोका की विजिट लुम्बिनी हुई थी। तो रोमेंदे पिलर आपको पता होना चाहिए कि अशोका रोम कर रहे थे। रोमेंदे से कैसे करोगे, रोमिंग होती है ना,
इधर से उधर रोम कर रहे हैं तो रोमिंदी याद रख लीजिएगा। और अशोका रोम करते करते लुम्बिनी पहुंचे हैं, इससे हमें पता चलता है। मेजर रॉक एडिक्ट 13, इससे हमको अशोका की विक्ट्री ओवर कलिंगा, कि अशोका ने कलिंग युद्ध जीता था, ये हमें कैसे पता पड़ता है, हम तो थे नहीं उस समय, ये इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं, इनके ऊपर लिखाई हो रखी है। किस पे? मेजर रॉक एडिक्ट 13। ओके, सो इससे हमें पता पड़ा कि अशोक ने कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त की। रुमेंदी पिलर के ऊपर ब्राह्मी भाषा के अंदर लिखा गया है, और ये कहां से मिला है? लुम्बिनी, नेपाल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ठीक है, लुम्बिनी गए थे ये तो पता चला, पर मिला कहां से रुमेंदी पिलर? ये यही लुम्बिनी नेपाल से मिला है, ये है वो पिलर, देखो। और इसके ऊपर बहुत छोटी छोटी भाषा के अंदर वो लिखा हुआ था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। इसको लुम्बिनी पिलर एडिक्ट भी कहा जाता है, रुमेंदी पिलर को लुम्बिनी पिलर एडिक्ट भी कहा जाता है। फिर जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 ऑफ अशोका है, उसमें पाली भाषा में लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध अशोक ने जीता था, और ये जोगदा ओडिशा, एंशियंट फोर्ट है ओडिशा में, वहां से मिला है। तो कलिंग युद्ध जीता है ये ओडिशा से निकला, मेजर रॉक एडिक्ट 13 इसमें लिखा हुआ है। और रुमेंदी पिलर जो है, जिसको लुम्बिनी पिलर एडिक्ट भी कहते हैं, जो लुम्बिनी नेपाल से मिला है, उसमें लिखा है कि अशोक लुम्बिनी गए थे, वहां के लोगों का टैक्स माफ किया था। ठीक है जी, ओके। सो बुद्धा के जन्म से रिलेटेड बड़ी बुद्धा के लाइफ साइकिल से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है लुम्बिनी, तो उससे रिलेटेड अशोक वहां गए थे। फिर हम आते हैं रामपुरवा पिलर। अब रामपुरवा पिलर में ट्विन पिलर्स मिले हैं, 2। पहली बात तो रामपुरवा पिलर कहां से खोजे गए या खुदाई में निकले? बिहार। रामपुरवा पिलर रामपुरवा बिहार से निकले हैं। उसमें एक तो एनिमल वाला ये पिलर है जिसमें बुल बना हुआ है, ठीक है, सो कैपिटल जिसमें बुल है, और एक जिसमें ये सिंगल लायन है, और ये थोड़ा सा यहां से खराब हो गया है, ठीक है, खुदाई में ऐसा मिला है। तो रामपुरवा पिलर्स एक पेयर मिले अशोकन पिलर्स के, जो कि 1870s में रामपुरवा बिहार से मिले थे। रामपुरवा पिलर्स, ध्यान रखिएगा कि रामपुरवा बिहार से किस तरह के पिलर्स मिले हैं अशोक के टाइम के। तो एक हमको मिला है जिसको पिलर्स नोन फॉर देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स यानी ऊपर एनिमल्स बने हुए हैं, एक जिसमें बुल है, एक कैपिटल जिसमें बुल है, और एक जिसके अंदर लायन है। और ये जो बुल वाला कैपिटल है, राष्ट्रपति भवन जो इंडियन प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, उनके बाहर ही लगा हुआ है रामपुरवा बुल वाला। और जो दूसरा कैपिटल है रामपुरवा लायन, ये अभी कोलकाता म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। गॉट इट? तो रामपुरवा ध्यान रखना रहेगा आपको। फाइन, चलते हैं आगे। फिर देखो एनिमल्स ऑन कैपिटल्स एंड देयर मोटिव। अब हमने देखा भाई किसी कैपिटल पे बुल है, किसी पे लायन है, किसी पे एलिफेंट भी देखने को मिलेगा। ये देखो एलिफेंट था, इसका आगे का हिस्सा टूट गया है, सूंड वगैरह, तो ये इतना ही रह गया है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? क्यों अलग अलग तरह के कैपिटल्स खड़े किए गए थे अशोक के टाइम में? बिकॉज ये जितने भी एनिमल फिगर्स हैं, ये बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो अशोकन पिलर्स पे लायन है, ये क्या डिपिक्ट करता है? तो जो शाक्य मुनीज थे, यानी कि जितने भी फॉलोअर्स थे, उनमें बुद्ध स्ट्रांग थे, लायन की तरह पावरफुल थे, तो ये गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं अबैकस के ऊपर, ये जो अबैकस पे एनिमल्स बने हुए हैं या फिर ऊपर भी हैं, वो सब बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुल रिप्रेजेंट करता है बर्थ को, राइट। तो बुल इज फॉर फर्टिलिटी, बुल इज फॉर बर्थ। आप इसको फर्टिलिटी भी नोट कर सकते हो, कई जगह पे आपको फर्टिलिटी टर्म में भी पूछा जा सकता है। अबैकस क्या है? अबैकस वैसे तो ये है, देखो ये अबैकस दिख रहा है आपको, अबैकस पे भी एनिमल देखो, ये बुल बन रहा है, ये एलिफेंट बन रहा है। तो ये जो आपको एनिमल फिगर्स अबैकस पे भी देखने को मिल रहे हैं, ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं, ये सब बुद्धा का डिपिक्शन है अलग अलग फॉर्म में। तो बुल डिपिक्ट करता है फर्टिलिटी, बर्थ, ठीक है। फिर हॉर्स भी देखने को मिलता है, वो दिखाता है कि कपिल वस्तु के अपने महल को छोड़ करके और किस तरह से अबैंडनमेंट यानी संन्यास लिया गया, उसको सिंबलाइज करता है। फिर लायन, शाक्य मुनि, जो पावर है बुद्ध के पास, शाक्य मुनि को धर्म सिखा रहे हैं, पावरफुल हैं, वो डिपिक्शन करता है। एलिफेंट क्या दिखाता है कि हेवन छोड़ करके बुद्ध जब माया जो उनकी मदर हैं उनसे धरती पे जन्म लेते हैं, तो वो एलिफेंट डिपिक्ट करता है, डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ।
तो ये अलग अलग एनिमल्स अलग अलग डिपिक्शन दे रहे हैं, पर सब बुद्धा की लाइफ से ही रिलेटेड डिपिक्टेड हैं। गॉट इट? चलो फिर हम बात करते हैं लायन की। वैसे मैंने आपको बता दिया। तो बुद्ध के केस में शाक्य सिंह, बुद्ध को क्या कहा जाता था? शाक्य सिंह, यानी शाक्य मुनि जो फॉलोअर्स हैं उनमें सिंह है, वो सिंह है, तो इसीलिए लायन बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन है। और क्वाड्रुपल लायंस यानी 4 लायन जो हैं, 3 हमको यहां दिख रहे हैं, पीछे है, ये 2 जगह से, 2 लोकेशन से पाए गए हैं क्वाड्रुपल लायन, एक सांची से और एक सारनाथ से। ये सांची वाला है, ये सारनाथ वाले हैं, ठीक है। ये देखो सारनाथ वाला थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा हमको मिला है। और जो लायन कैपिटल सांची और सारनाथ से मिले हैं, हम उनको मौर्यन पिलर्स का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। इतने अच्छे से वो मिले हैं, उसमें पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस सब दिख रहा है। और ये सारनाथ वाला लायन पिलर जो है, लायन कैपिटल जो है, इसी को हमने कैसे अडॉप्ट किया? हमारे नेशनल एम्बलम के तौर पे, राइट। और ईच पिलर जो था वो 50 टन्स और 50 फीट हाइट लिए हुए था। तो हमने सारनाथ वाला जो पिलर था उसको हमारे लायन नेशनल एम्बलम की तरह अडॉप्ट किया है, अशोकन सारनाथ स्तंभ। क्लियर है यहां तक की बातें कि भाई अशोका के टाइम में जो अलग अलग तरह के पिलर्स थे वो कैसे कैसे हुआ करते थे, उनका मीनिंग क्या था, एटसेट्रा। एलिफेंट पिलर का देख लीजिए, बर्थ ऑफ बुद्ध, बर्थ ऑफ बुद्धा को डिपिक्ट करता है कि कैसे वो हेवन छोड़ करके धरती पे आए। और ये सानकिसा पिलर है। कौन सा पिलर है? ये सानकिसा पिलर है। और अभी ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सानकिसा पिलर याद रख लीजिए। सानकिसा से जो पिलर मिला उसके ऊपर कौन सा एनिमल डिपिक्टेड है? एलिफेंट डिपिक्टेड है। क्लियर? तो सानकिसा पिलर हमने देख लिया। उसके बाद हमने सांची और सारनाथ वाले देख लिए। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर हमने देख लिया रामपुरवा पिलर्स जो कि हमको रामपुरवा बिहार से मिले हैं। उससे पहले हमने रुमिंदे पिलर दिखा था जिसको कि हम लुम्बिनी पिलर भी कहते हैं, लुम्बिनी नेपाल से मिला है। मेजर रॉक एडिक्ट 8 ये हमको ओडिशा से मिला, जिसमें कलिंग युद्ध की जीत के बारे में मेंशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है जी? यस। ये बुल वाला मैंने आपको बता ही दिया, फर्टिलिटी का सिंबल है। रामपुरवा पिलर का जो एक पिलर था उस पर बुल मिला था। फिर एक स्पोक्ड व्हील देखते हैं हम, धर्म चक्र, स्पोक्ड व्हील, ये है ना। तो बुद्धिज्म में धम्म होता है, बस उसी का डिपिक्शन है ये धर्म चक्र, व्हील ऑफ धर्म, जो रिप्रेजेंट करता है बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन दिया था, राइट, सारनाथ से, उसको डिपिक्ट करता है ये धर्म चक्र। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो अशोकन पिलर्स थे उन पे फॉरेन इन्फ्लुएंस देखा जाता है, यानी कि जो पर्शियन साइड के पिलर्स हैं, पर्शिया साइड के पिलर्स हैं, उनमें और अशोकन पिलर्स में क्या सिमिलैरिटी थी और क्या डिफरेंसेस थे। यस, ये देखना पड़ेगा। तो देखो फॉरेन इन्फ्लुएंस जो अशोकन पिलर्स है उस पर कैसे देखने को मिलता है। ये अशोका का पिलर है, फॉरेन पिलर है, पॉलिश सर्फेस, दोनों के पॉलिश सर्फेस हुआ करते थे। अशोक कॉलम एंड अच्छा ये जो पिलर आप देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आर्किमेनियन पिलर। आर्किमेनियन पिलर, आर्किमेनियन पिलर और अशोका के बीच में दोनों में पॉलिश्ड स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है। और एक कॉमन चीज क्या है, दोनों के अंदर कुछ मोटिव्स हैं, डिजाइन है, जैसे कि लोटस दोनों के अंदर डाली गई हैं, लेकिन इनमें डिसिमिलैरिटीज भी हैं। क्या है डिफरेंसेस? रुको एक मिनट, वापस पीछे आओ। ये देखो, फॉरेन इन्फ्लुएंस, पॉलिश सरफेस अशोकन पिलर और एनिमल मोटिव्स। तो सरफेस जो है वो पॉलिश किया गया है काफी सारे पिलर्स के अंदर, आर्किमेनियन पिलर्स में भी देखा जाएगा, अशोक में भी देखा जाएगा। दोनों के अंदर आपको कुछ मोटिव्स या डिजाइन देखने को मिलेंगी जैसे लोटस की हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो अशोकन पिलर्स फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट थे, इनके आसपास और कोई मॉन्यूमेंट नहीं होता था, जबकि आर्किमेनियन में ऐसा जरूरी नहीं था। जो पर्शियन पिलर्स हैं, आर्किमेनियन पिलर्स हैं, उनके नीचे बेस हुआ करता था। ये मेजर एक डिफरेंस है। ये दिख रहा है आपको बेस, ये एक बेस बना करके फिर खड़ा किया जाता था, जबकि अशोकन पिलर्स में बेस नहीं होता था। पर्शियन पिलर्स कुछ केसेस में ही पॉलिशिंग मिलती थी उनमें, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पर्शियन पिलर्स जब पॉलिश देखे तो अशोका ने भी पिलर्स पॉलिश करवाए होंगे, लेकिन अधिकतर आर्किमेनियन पिलर्स या पर्शियन पिलर्स जो है वो रफ सरफेस वाले होते थे, मेजॉरिटी, राइट। जबकि मौर्यन पिलर्स अधिकतर स्मूथ हुआ करते थे। तो पॉलिश तो थी, बाद में करवाई गई, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में रफ ही हुआ करते थे। तो
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक्मेनियन पिलर्स में नीचे आपको बेस मिलेगा, अशोकन में नहीं मिलेगा। एक्मेनियन ज्यादा रफ की साइड पे थे, ये पॉलिश्ड या स्मूथ की साइड पे थे, राइट। और सिमिलैरिटी में क्या है, दोनों में ही मोटिव्स देखने को मिलते हैं, दोनों ही पॉलिश फॉर्म्स दिखाते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या था, अशोका फ्री स्टैंडिंग पिलर्स हैं, एक्मेनियन फ्री स्टैंडिंग जरूरी नहीं थे। क्लियर? चलो, सो आई होप अशोकन पिलर्स अच्छे से पकड़ लिया होगा आपने। अशोकन पिलर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखना है मौर्यन आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं स्तूप। स्तूप अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज बने हुए हैं यहां से, और पर्टिकुलरली स्तूप के आर्किटेक्चर को लेकर के बने हुए हैं। तो स्तूप के बारे में चलते हैं। ये देखो, ये डोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्तूप की शुरुआत मौर्यन आर्किटेक्चर से ही हुई, वैदिक काल में भी स्तूप का कॉन्सेप्ट हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसके जो अवशेष, यानी जो हम राख बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं, उनके ऊपर एक बरियल माउंट बना दिया जाता था, ठीक है। और लेकिन मौर्यन टाइम में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और बुद्धिस्ट कल्चर के साथ साथ, रिलीजन के साथ साथ पॉपुलर होता गया। तो अब हम आते हैं स्तूपा की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। ये जो स्तूप वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है पाइलअप और माउंड, किसी चीज के ऊपर पाइलअप कर देना या माउंड कर देना। इसलिए स्तूप एक अर्दन माउंड है, यानी मिट्टी से बना हुआ एक माउंड है, ब्रिक्स और मिट्टी से बना करके, जिसको रिमेन्स ऑफ द डेड, जो अवशेष या अस्थियां हैं, उनके ऊपर हम एक माउंड बना देते हैं, राइट। और इसलिए इसको बरियल मॉन्यूमेंट कहा जाता है। अगर आप स्तूप देखें, मतलब उसके अंदर किसी की अस्थियां हो सकती हैं, राख हो सकती है ना, अवशेष हो सकते हैं किसी के, जैसे टूथ रेलिक है, बुद्धा का दांत रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने माउंट बना दिया। सो ऐसी जगहों पे बनाए जाते थे, या तो जहां पे बुद्ध के रिमेन्स प्रिजर्व किए गए हैं, जैसे टूथ प्रिजर्व किया गया है, या फिर मेजर साइट जो बुद्ध की लाइफ से इंपॉर्टेंट हो, जैसे सारनाथ का स्तूप है, सांची का स्तूप है, सब इनकी लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो स्तूप ह्यूज माउंड्स ऑफ मड से बनते थे, और अंदर की तरफ बड़ी केयरफुली ब्रिक्स लगाई जाती थी, और वो यूजुअली बर्न्ड ब्रिक्स नहीं होती थी, कच्ची ईंटें लगा दी और ऊपर से मिट्टी का माउंडिंग कर दिया। और इसलिए ये मंक्स और नन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, उनको एकजुट करने के लिए, संघ की फीलिंग लाने के लिए, वननेस की फीलिंग लाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे रेलिक्स हुआ करते थे बुद्ध के, तो वो सब आकर के अपने प्रेयर्स वगैरह के लिए इनको यूनाइटेड मानते थे। ये सांची का स्तूप है, देखो। तो सांची का स्तूप बना तो मौर्यन काल में है, लेकिन फिर इसका फर्दर जो हम बोलते हैं ना रिनोवेशन, जिस फॉर्म में आज आप देख रहे हो, इसका रिनोवेशन हुआ है, और ये पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान किया गया है, ठीक है। इसमें ये जो आप तोरण देख रहे हो, ये वाली चीज एंट्रेंस डिजाइनर सी, ये बाद में ऐड की गई है, शुंग डायनेस्टी के टाइम पे शायद ये की गई है, हम देखेंगे आगे। फाइन, आगे चलते हैं। तो चलो अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप देख लेते हैं। ये कौन सा स्तूप है? ये सारनाथ का स्तूप है, दामेक स्तूप, दामेक स्तूप, जहां से पहला सरमन बुद्धा ने अपने डिसाइपल्स को दिया था। तो वहां पे एक स्तूप बना हुआ है उनका मेजर। फिर सांची, अच्छा, फिर धर्मराज का स्तूप, धर्मराज का स्तूप तक्षशिला के अंदर है। फिर हम देखते हैं सांची स्तूप, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। सांची स्तूप, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, बड़ा स्तूप है काफी, और ब्रिक्स से और अशोक के टाइम पे बनाया गया था, लेकिन लेटर बहुत सारे न्यू एडिशंस भी इसके अंदर किए गए हैं। अब यहां आ जाओ, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है स्तूप का आर्किटेक्चर, कि स्तूप जो हम देखते हैं किस चीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा यहां से क्वेश्चन। तो स्तूप में, जैसे आप अगली स्लाइड पे आ जाओ, दिखाते भी जाते हैं पढ़ाते भी जाते हैं स्तूप का आर्किटेक्चर। सो अगर आप स्तूप को देखें ध्यान से, पहली चीज एक हेमिस्फेरिकल डोम आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज, इसको हम कहते हैं अंडा, अंडे के आकार जैसा है तो अंडा कहा जाता है, जो हेमिस्फेरिकल डोम आ गया। फिर डोम वाज इरेक्टेड ऑन अ लो प्लेटफॉर्म ऑफ स्टोन, नीचे एक पत्थरों का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर डोम स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सरमाउंटेड बाय अ कियोस्क विथ रेलिंग, एंड दैट इज कॉल्ड हर्मिका। तो आपसे पूछ लिया जाएगा हर्मिका किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कियोस्क रेलिंग जैसा, इसको कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है? हर्मिका। देन उसके ऊपर फर्दर क्राउन बाय 3 डिस्क, ये आपको 3 छतरियां जैसी दिख रही है, डिस्क 1 2 3, इनको छतरी कहा जाता है। 3 डिस्क हर्मिका के ऊपर लगी हुई होती हैं। 3 डिस्क छत्र या छतरियां, जो रिड्यूसिंग साइज में होती है, नीचे की छतरी बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, स्मॉलेस्ट टॉप पे
छत्र वर माउंटेड ऑन अ सपोर्टिंग मास्ट कॉल यष्ति। अब ये देखो, ये आपको ये डंडा दिख रहा है जिसके ऊपर ये छतरियां हैं, इसको कहा जाता है यष्ति। यष्ति। तो हर्मिका, सबसे पहले तो अंडा आ गया, अंडे के ऊपर आपको हर्मिका देखने को मिलेगी, ये अंडा है, ये हर्मिका हो गई, उसके ऊपर ये यष्ति आई है जिसके ऊपर आपके छत्र लगे हुए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सर्कम एम्ब्यूलेटरी पाथ, प्रदक्षिणा पथ जो स्तूप के अराउंड होता है। आप कभी मंदिर गए हो, अगर आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, मंदिर में हम प्रदक्षिणा करते हैं, है ना, तो हम मंदिर के अराउंड एक चक्कर काटते हैं, सर्कम एम्ब्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहां भी कर सकते हैं, ये वाला रास्ता ये आपको दिख रहा है, देखिए ये वेदिका है, ये भी वेदिका है, ये भी वेदिका है, इनके बीच में ये जो रास्ता पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा चक्कर लगेगा पीछे, यानी कि आप परिक्रमा कर सकते हैं, है ना, प्रदक्षिणा है परिक्रमा। तो परिक्रमा जो आप करते हैं, ये देखो यहां लिखा हुआ है प्रदक्षिणा पथ, ये दोनों प्रदक्षिणा पथ हैं, मेधी के बीच में प्रदक्षिणा पथ। अब ये मेधी क्या है अभी मैं बताऊंगी। सो सर्कम एम्ब्यूलेशन आपने कर लिया। एंटायर कॉम्प्लेक्स वॉज देन फेंस्ड बाय अ रेलिंग कॉल वेदिका। अब ये जो पूरा आपने बना दिया, इसके आप फेंसिंग कर दीजिए। ये जो आप बाहर फेंसिंग देख रहे हैं, इसको वेदिका कहा जाता है। और ये मेधी क्या है, देखो ये जो अंडा है ना, ये अंडा, इसके नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर वो जो रिमेन्स हैं किसी व्यक्ति के, या जो उनके अवशेष हैं, या फिर उनकी जो हम कहेंगे कि क्या बोले, अस्थियां हैं, वो रखी गई हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया ना, जिसके ऊपर ये आपने डोम देखा है, इसको कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है? मेधी। यहां आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये नीचे छुप गया। मेधी के ऊपर ही आप ये सर्कम एम्ब्यूलेशन वाला हिस्सा एक तरह से बना रखा है। तो एक नीचे स्ट्रक्चर बनाया गया, चौकोर सा, रेक्टेंगल सा, स्क्वायर सा, वो मेधी हो गया। उसके ऊपर ये डोम क्रिएट किया गया है और फिर इसी के अराउंड आप ये सर्कम एम्ब्यूलेशन करते हैं, यानी कि प्रदक्षिणा लेते हैं। इसी के बाहर ये फेंसिंग कर दी गई, इस फेंसिंग को नाम दे दिया गया वेदिका। मेधी नीचे छुप गई है। ये जो आप प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा पथ हो गया, ये अंडा हो गया, अंडे के ऊपर हर्मिका हो गई, हर्मिका में आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा? यष्टि। यष्टि के ऊपर आपको 3 छत्र दिख जाएंगे। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो तोरण आप देख रहे हो, तोरण डेकोरेटेड से एंट्रेंसेस, राइट, डेकोरेटेड एंट्रेंस, और ये बाद में ऐड किए गए। जब अशोक के टाइम में स्तूप बनते थे तब तोरण का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सिंपल बना दिए जाते थे। बाद में फिर पोस्ट मॉडर्न टाइम में आकर के तोरण ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो तोरण आपको पता होने चाहिए। एंट्रेंस, डेकोरेटेड एंट्रेंसेस। क्लियर? चलिए, सो ये हो जाता है हमारे स्तूप से रिलेटेड, स्तूप का आर्किटेक्चर। और स्तूप हमको कब देखने को मिलते हैं? मौर्य काल में। क्यों? क्योंकि उस समय बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा होता है। अशोक भी बुद्धिस्ट हो गए थे, है ना, बुद्धिज्म ले लिया था उन्होंने। सो समझ में आ गई कहानी। फिर देखते हैं हम रॉक कट केव्स। बड़ी बड़ी गुफाओं को कट करके और बुद्धिस्ट मीटिंग हॉल्स बनाना या फिर रहने के लिए मोनास्ट्रीज बनाना, ये हमको कब देखने को मिला? मौर्य काल में ही देखने को मिला। ये आर्किटेक्चर, रॉक कट केव आर्किटेक्चर कब शुरू हुआ? मौर्य काल में ही शुरू हो गया। तो सब बुद्धिज्म से जोड़ लीजिए, बुद्धिज्म जैनिज्म से। तो अब देखिए, जो उस समय रॉक कट केव्स हुई, तो वहां पे एंट्रेंस जो रही वो डेकोरेटेड रखी गई और अंदर से बड़ी सिंपल सी, बस पॉलिश्ड पर सिंपल केव्स रखी गई हैं। और 2 केव बड़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमको मिलते हैं, वो हम देखेंगे। एक है बराबर हिल केव और दूसरी है नागार्जुनी हिल केव। दोनों बिहार के अंदर है। ये दोनों कब की हैं? मौर्यन काल की हैं। ठीक है। और उस समय हीनयान बुद्धिज्म चला करता था। हीनयान कॉन्सेप्ट मतलब कि बुद्ध एनलाइटनमेंट की बात करते थे कि अपने ही अंदर ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। बाद में जाकर के लेटर ऑन बात आई है महायान और हीनयान को अलग करने की, 4th काउंसिल जो हुआ, बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके बाद। लेकिन पहले तक एक ही कॉन्सेप्ट चलता था कि आप अपने अंदर एनलाइटनमेंट खोजिए। तो जो केव्स हुआ करती थी बड़ी सिंपल सोबर सी हुआ करती थी। आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म केव्स ऑल्सो। सो रॉक कट केव आर्किटेक्चर की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन आए तो मौर्यन पीरियड में हुई है। ओके और 2 हिल हैं बिहार की जहां हमको मौर्यन काल की रॉक कट केव देखने को मिलती है, बराबर हिल्स पे और नागार्जुनी हिल पे। ठीक है। और तो क्या बताना है मुझे, अशोक के टाइम के इंस्क्रिप्शंस यहां से मिलते हैं बराबर हिल से। और जो नागार्जुनी हिल है, तो अशोक के पुत्र हुए दशरथ, उनके समय के इंस्क्रिप्शन नागार्जुनी केव से देखने को मिलते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये दोनों ही जो रॉक कट केव्स थी वो आजीविका सेक्ट के लिए बनाई गई थी। तो आजीविका सेक्ट भी एक फॉर्म ऑफ सेक्ट है, आपने आई थिंक हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी है। तो आजीविका सेक्ट को दिए गए, बाद में जाकर के फिर इनको बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए यूज में लिया जाने लगा। दीज केव्स होल्ड बुद्धिस्ट विहार एंड चैत्य। तो जब मौर्य के समय में रॉक कट केव्स बनाई गई तो मेन पर्पस क्या था? तब मेन पर्पस था कि बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं, क्योंकि इस समय में बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा है ज्यादा, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न में आपको जैनिज्म भी फ्लरिश होते हुए ज्यादा दिखेगा, अभी बुद्धिज्म का बोलबाला बहुत बड़ा हुआ है। तो ऐसे में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विहार, रहने की जगह बुद्धिस्ट मंक्स के, और चैत्य, मीटिंग हॉल्स, इनके लिए इन केव्स का इस्तेमाल किया जाता था। बराबर और नागार्जुनी केव याद रहेंगी, ठीक है। चलो, रॉक कट केव सिंपल, ये देखो पीछे, आई डोंट नो आपको दिख रही है नहीं, इसके अंदर ये एंट्रेंस आ गई केव की, और बड़ी सिंपल सी केव है। इसकी जो वॉल्स थी वो पॉलिश की गई थी, और बस एक छोटा सा स्तूप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया जाता था अंदर, एंड नथिंग एल्स वाज देयर इनसाइड, राइट। सो सिंपल प्लान होता था, प्लेन होती थी, हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स होती थी, और गेटवेज डेकोरेटेड होते थे। अशोक और दशरथ ने आजीविका सेक्ट के जो लोग होते थे उनको ये दे रखी थी अपनी पूजा साधना अर्चना करने के लिए, राइट। अब एक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर और मॉरियंस के टाइम में देखा गया, और बड़ा ही सिंपल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर था वो, एक बेसिक से आप कह लीजिए टेम्पल्स, पर वो टेम्पल हिंदू धर्म वाले टेम्पल की बात नहीं कर रहे हम, बुद्धिस्ट टेम्पल्स की ही बात की जा रही है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपनी जो भी एनलाइटनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये उसका एक अवशेष हमको देखने को मिलता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? बैराट जयपुर, बैराट हिल पे हमको ये देखने को मिलता है। तो मॉरियन टेम्पल्स में भी क्या आता था? स्तूप होते थे, रॉक कट केव्स होती थी, ब्रिक और टिम्बर से बनी हुई श्राइन्स होती थी। तो श्राइन के अंदर भी कुछ नहीं, आपने एक स्तूप बना दिया, उसी के इर्द गिर्द बैठ करके सब अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो बैराट डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान में एक सर्कुलर श्राइन मिली, ये सर्कुलर श्राइन जो कि ब्रिक और वुड के पिलर्स से बनी हुई थी। अब ये पिलर्स तो रहे नहीं, लेकिन ये नीचे जो ब्रिक वाला काम था वो रह गया है। ये जो टेम्पल है फ्री स्टैंडिंग चैत्यागृह था। चैत्यागृह क्या था? चैत्यागृह यानी कॉन्ग्रीगेशनल हॉल, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, बातचीत की जाती थी धर्म से रिलेटेड। और बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि बीजक की पहाड़ी, ये जो बैराट मंदिर है इस पहाड़ी पे है, इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है? बीजक की पहाड़ी। यहाँ पे टेम्पल देखा गया है। तो कोई फैंसी टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं था, टेम्पल भी यहाँ पे चैत्यागृह के फॉर्म में हुआ करते थे, जहाँ लोग आ रहे हैं और सरमन्स दिए जा रहे हैं, ज्ञान की बातें की जा रही हैं, वही टेम्पल देखा गया। तो बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन के अराउंड ही ये आर्किटेक्चर भी बना हुआ है। फायर बर्न्ड ब्रिक से सेंट्रल स्तूप, यहाँ पे बीच में एक स्तूप हुआ करता था जिसको सर्कुलर कॉलोनेड और वॉल, ये कॉलम्स वाला कॉलोनेड हो गया, ये वॉल्स हो गए इससे। तो ये मंदिर हुआ, कोई मूर्ति नहीं है, कोई भगवान की प्रतिमा नहीं है, राइट। तो ये एक बैराट टेम्पल आर्किटेक्चर कौन से समय का डिपिक्शन करता है? मौर्यन आर्किटेक्चर का करता है। कहाँ है? तो ये बीजक की पहाड़ी जयपुर से खोजा गया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जितना भी मौर्यन आर्किटेक्चर होना था। यहां तक आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड पे। हड़प्पा देख लिया, वैदिक में ज्यादा कुछ था नहीं। मौर्यन टाइम का आर्किटेक्चर हमने देखा, बुद्धिज्म जैनिज्म शुरू हो गया था, तो बुद्धिस्ट के अराउंड, बुद्धिस्ट रिलीजन के अराउंड बहुत सारे हमने स्तूपास देखे, केव आर्किटेक्चर देखा, अशोकन पिलर्स की हमने बात की, एक टेम्पल हमने बैराट का देख लिया, राइट। अब हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न। मौर्यन साम्राज्य जैसे जैसे नीचे गया, डायनेस्टी गई, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी डायनेस्टीज उभरी हैं, राइट। और उनने उस समय चले आ रहे आर्किटेक्चर में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है अपना। स्तूपास बन रहे हैं तो स्तूपास को और बड़ा और डेकोरेटिव बना दिया, केव आर्किटेक्चर को और कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल कर दिया, राइट। तो ये जो हीनयान महायान की हम बात करते हैं वो इस समय फ्लरिश हुए, तो अब उसको देख लेते हैं। तो पोस्ट मॉर्यन पीरियड 200 BCE से 300 CE अराउंड, तो 200 BCE से फिर सीई में आ जाते हैं, एडी जिसको आप बोलते हो। देखो BCE इज बिफोर कॉमन एरा, दिस इज कॉमन एरा। सो करीब 200 BCE से 300 CE तक का टाइम है ये। इसमें शुंग डायनेस्टी, कण्व आए, सातवाहन आए, इंडो ग्रीक किंगडम्स आती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया साइड से, राइट। कुषाण आते हैं, शक हैं, चेदी डायनेस्टी आती है, और वेस्टर्न क्षत्रप्स आते हैं। तो ये काफी सारी डायनेस्टीज रही जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
मौर्यंस के बाद में देखने को मिली हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिली है, वैसे हिस्ट्री का पार्ट है पर मैंने लिख दिया है, थोड़ा बहुत रफ आइडिया हो जाए। जैसे शुंग डायनेस्टी की बात करें तो मगध रीजन, बिहार वाला जो रीजन है, शुंग डायनेस्टी। ओके, जो हम देखते हैं सांची स्तूप, सांची स्तूप में जो तोरण बने हैं, देखा था ना डेकोरेटिव गेटवे स्तूप के अराउंड, वो शुंग डायनेस्टी की देन है। फिर कण्व डायनेस्टी, ये भी मगध रीजन, शुंग के बाद आए ये। उनके बाद आए सातवाहन डायनेस्टी, ये दक्षिण रीजन, डेक्कन वाला जो रीजन है वहां। इंडो ग्रीक किंगडम्स आपके पंजाब साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड इन्फ्लुएंस इनका देखने को मिलता है। कुषाण, ये भी नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया तक गए हुए हैं। शक वेस्टर्न इंडिया में है, जो शक संवत भी हम बोलते हैं वो यहीं से है, कैलेंडर्स इन इंडिया में आपने पढ़ा ना। फिर चेदी डायनेस्टी कलिंग रीजन के अंदर, ओडिशा वाला रीजन हो गया। और वेस्टर्न क्षत्रप गुजरात और मालवा रीजन से जुड़े हुए, महाराष्ट्र गुजरात वाला हिस्सा हो गया। तो ये सारी डायनेस्टीज एक के बाद एक के बाद एक हमको देखने को मिल रही हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान। तो जब ये पोस्ट मौर्यन पीरियड आया तो बहुत सारे जो उस समय चीजें चल रही थी उनमें फर्दर कंट्रीब्यूशन किया गया, राइट। जैसे कि एक कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं और वो है कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन कब से शुरू होता है, तो आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण के समय में हम गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन देखते हैं और उनके जो पॉपुलर रूलर्स हैं उनका डिपिक्शन कॉइन्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। उस समय जो भी प्रैक्टिसेस चल रही थी वो इन कॉइन्स पे देखने को मिलती हैं, राइट। तो इनसे पहले, इंडो ग्रीक से, शक से पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं था, राइट। फिर हम देखते हैं, देखो हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म कब डिवीजन देखता है, ये देखता है पोस्ट मौर्यन काल में। हीनयान क्या बात करता था कि आपके अंदर ही ज्ञान है, आप एनलाइटन होइए, अंदर से ज्ञान जगाइए। महायान ने क्या किया, महायान ने बुद्ध को भगवान बना दिया, मूर्ति स्थापित कर दी, उनकी पूजाएं होने लग गई। तो महायान के समय जो आप आर्किटेक्चर देखोगे केव्स का, वो बड़ा डेकोरेटिव सा है, ऑर्नामेंटल सा है, बहुत नक्काशियां वगैरह की गई हैं। हीनयान में बड़ा सीधा साधारण सा है। देख लेते हैं अभी, कहीं मैंने डाला है, ये देखिए, पहले ये देख लीजिए। हीनयान और महायान बुद्धिज्म के टाइम पे केव आर्किटेक्चर, ये हीनयान आर्किटेक्चर है। अंदर आपको दिख रहे हैं ये कॉलम्स बने हुए हैं, अंदर से एक केव है और बस ये स्तूप बना हुआ है, और यहीं बैठिए और अपने ध्यान कीजिए, जो करना है मेडिटेट कीजिए। महायान बुद्धिज्म में क्या है, ये मूर्ति आ गई, और ये देखिए इतने सारे डेकोरेशंस हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, और मूर्ति आ गई मेनली, तो आपने भगवान बना करके बुद्ध को बिठा दी, राइट। तो ये हीनयान महायान के टाइम के आर्किटेक्चरल डिफरेंस भी हमको केव में देखने को मिला। फर्दर देखते हैं। महायान बुद्धिज्म सिग्निफिकेंटली किस समय में डेवलप हुआ है, पोस्ट मौर्यन काल में। मौर्यन में तो बुद्धिज्म चल रहा था, महायान बुद्धिज्म एक अलग सेक्ट निकलता है और वो पोस्ट मौर्यन काल में फ्लरिश होता है। कुषाण एम्परर रहे कनिष्क, कुषाण साम्राज्य में कनिष्क रहे, उन्होंने पेट्रोनाइज किया महायान बुद्धिज्म को, यानी कनिष्क के समय महायान बुद्धिज्म अपने पीक पे गया, फ्लरिश हुआ। महायान बुद्धिज्म में, लाइक आई टोल्ड यू, बुद्ध को भगवान, रिलीजियस टीचर से देवता, भगवान बना दिया गया। ये बोलते थे कि बुद्ध हेवनली फिगर हैं, आइडल वर्शिप होनी चाहिए, मूर्ति पूजा होनी चाहिए बुद्ध की। हीनयान क्या था, हीनयान ओरिजिनल टीचिंग थी बुद्ध की कि भाई हमारे अंदर ज्ञान है, हमें सैल्वेशन की तरफ जाना है, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है, ताकि ये जो धर्म चक्र है इससे बाहर निकल सकें, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, राइट। आर्किटेक्चर का डिफरेंस हमने देख लिया। अब आ जाइए केव्स, जो पोस्ट मौर्यन काल था उसके दौरान केव्स के आर्किटेक्चर में भी डेवलपमेंट देखा गया। कैसे कैसे हुआ, तो देखो अजंता केव्स आपने सुनी है, अजंता केव सुनिए ना, अजंता एलोरा हम सुनते हैं, एलोरा पोस्ट मौर्यन काल की नहीं है। अजंता केव्स जो हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, दोनों ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं, लेकिन दोनों अजंता और एलोरा हम बोलते साथ साथ हैं, लेकिन ये करीब 100 किलोमीटर दूर हैं दोनों केव्स, है ना। तो सबसे पहले अजंता केव्स एग्जिस्टेंस में आई। अजंता केव कौन से समय में बनी, पोस्ट मौर्यन काल में बनी, राइट। सो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये 2 फेजेस में बनी है। जो सबसे पहले बेसिक बनी है, ये किस समय बनी, ये बनी 2nd सेंचुरी BCE, और फिर लेटर ऑन बाद में भी डेवलप की गई, गुप्ताज के टाइम पे वापस से इनको और डेवलप किया गया, तो 6th सेंचुरी BC तक इनका डेवलपमेंट देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अजंता केव्स एग्जिस्टेंस में कब आती हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है। अब देखो ये जो आर्किटेक्चर है ना, ऐसा नहीं है कि एक राजा ने बना दिया फिर ये धूल खा रहे हैं और छूट गए पीछे, नहीं, आगे आने वाले जो डायनेस्टीज रहे उन्होंने उनमें फर्दर डेवलपमेंट्स किए हैं। ओके, जैसे हमने देखा सांची स्तूप बना अशोक के टाइम पे, लेकिन फिर बाद में उसके अंदर फर्दर एडॉन्स किए गए, है ना। तो इसी तरह से हम देखेंगे आर्किटेक्चर केव का भी, कि अजंता केव्स बनी है
2nd सेंचुरी बीसीई में, लेकिन गुप्त काल जो हुआ, गुप्ताज वाला जो पीरियड हुआ, उसमें इनको फर्दर और डेकोरेटेड बनाया गया और केव्स एड ऑन की गई। तो अर्ली केव्स जो थी उनमें 2 चैत्यागृह और कॉन्ग्रीगेशनल हॉल्स थे। जो अर्ली अजंता केव्स बनी ना, उनमें सिर्फ 2 चैत्यागृह थे, जहां पे आइए और आप अपने जो रिलीजियस डिस्कोर्स है वो आप कीजिए। गुप्ता के पीरियड के टाइम यानी 5th-6th सेंचुरी सीई में बहुत रिचली डेकोरेटेड केव्स उसमें जोड़ी गई। और अब आज की हम बात करें, 29 केव्स हैं अजंता में, जिनमें 24 विहार और 5 चैत्य को डेडिकेटेड है। ठीक है, विहार यानी मोनास्ट्री, मतलब डेडिकेटेड थी, अब तो नहीं है, बट देन जो फाइनल बनी, जैसे गुप्ता काल में जो केव्स बन करके रेडी हुई, तो 29 केव्स थी गुप्ता काल की जो आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली हैं, जिनमें से 24 विहार यानी रह रहे थे वहां पे मोनास्ट्रीज के तौर पे यूज हो रही थी, और 5 चैत्य के तौर पे यूज हो रही थी। गॉट इट। फिर पोस्ट मॉडर्न काल की और केव्स कौन सी है? उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स कहाँ की है? ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की। और मेजरली जैनिज्म की प्रैक्टिसेस यहाँ पे देखी गई हैं, एविडेंस यहाँ पे उससे मिलते हैं। सो अंडर द किंग, कलिंग किंग खरवेला, खरवेल जो थे कलिंग के राजा, ओडिशा है ना, कलिंग के राजा, उन्होंने 1st-2nd सेंचुरी बीसी के अंदर ये केव्स का निर्माण किया था। देखो ये कितनी ब्यूटीफुल केव्स हैं, और 18 केव्स खंडगिरी में है, 15 उदयगिरी में है। खंडगिरी केव्स फेमस हैं हाथी गंपा इंस्क्रिप्शन के लिए। तो हाथी गंपा इंस्क्रिप्शन हमें कौन सी केव से मिलता है? हाथी गंपा हमें इंस्क्रिप्शन कौन सी केव से मिलता है? तो उदयगिरी केव से। उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं, और ये ओडिशा भुवनेश्वर के पास में है। और उदयगिरी से हमको हाथी गंपा, हाथी अपनी सूंड उदय करता है ना, ऐसे उठाता है ना उदय, तो हाथी गंपा इंस्क्रिप्शन हमको उदयगिरी केव से मिला। इंस्क्रिप्शन समझ गए ना, प्रशस्ति, उस पर कुछ लिखा हुआ है उस समय का। तो कलिंग राजा थे खारवेल, उन्होंने इन जो केव्स हैं उनका निर्माण किया था। और ये जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला है हाथी गंपा इंस्क्रिप्शन, जो कि उदयगिरी केव से मिला है, इसकी शुरुआत किससे होती है? इस इंस्क्रिप्शन की शुरुआत ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जैन नमोकार मंत्र से होती है। जैनी जो नमोकार मंत्र पढ़ते थे, बोलते थे, उससे इस इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई है। यानी कि उस समय जैनिज्म यहाँ पे कितना फ्लरिश कर रहा होगा उसका एक एविडेंस मिलता है। गॉट इट। तो उदयगिरी खंडगिरी केव समझ में आ गई, अजंता केव समझ में आ गई, एलोरा बाद में आएंगी, एलिफेंटा बाद में आएंगी, कैलाश टेम्पल जो निकला वो बाद में आएगा, अभी नहीं काम किया गया उसके ऊपर पोस्ट मॉडर्न में, राइट। गुप्ताज के टाइम वाली कहानी बाद में चालू होगी वो। फिर देखिए एक चीज हमें पढ़नी है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर। हालांकि हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और चीज हाथों हाथ पढ़ लेंगे पोस्ट मॉडर्न्स में तो रिलेटेबल हो जाएगी। वो ये है कि मूर्तियों में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, मूर्तिकारी में। तो मूर्तियां जो आर्किटेक्चर जो स्कल्पचर्स बनाई जाने लगी, उनमें भी पोस्ट मॉडर्न टाइम में 3 डिफरेंट स्कूल्स देखे गए। एक स्कूल था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये वाला, ठीक है। एक था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि साउथ से रिलेटेड था। तो पोस्ट मॉडर्न काल में 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स ऑफ स्कल्पचरिंग इवॉल्व होते हैं, और तीनों के अपने फीचर्स हैं और वो हमको देखने हैं। देखिए गांधार ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो गांधार एरिया में इसका ओरिजिन हुआ, वहां पे इन्फ्लुएंस आता है ग्रीक्स का, रोमन्स का, सेंट्रल एशियंस का। तो वहां से हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनके आर्टिजन्स के कांटेक्ट में आते हैं। वहां जैसे कल्चर्स थे, मूर्तियां थी, उस तरह की मूर्तियां बनाई गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और उस समय हीनयान बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में चल रहा था, यानी मेडिटेशन वाज द की। तो जब आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखेंगे तो बुद्धा को आप मेडिटेटिव फॉर्म में देखोगे, हाफ आईज ओपन दिखेंगी आपको, पीछे आपको एक हेलो यानी कि जो हम बोलते हैं ना, पीछे आपका तेज होता है वो, प्लस क्योंकि मेडिटेटिव हैं, बाल वाल बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको इस तरह के वेवी हेयर देखने को मिलेंगे। पतले दुबले से बुद्ध दिखेंगे, ऐसा नहीं है ब्रॉड शोल्डर मस्क्यूलर है, क्यों? क्योंकि साधु हैं, कम खाना, डिसिप्लिन में रहना। तो इस तरह का आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। प्लस जो फीचर्स बुद्ध के बनाए गए, वो बनाए गए रोमन से इंस्पायर्ड, रोमन्स के शार्प फीचर्स। तो उसी तरह के, क्योंकि किसी ने बुद्ध को देखा तो था नहीं, जो आर्टिजन्स वहां से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उसी तरह के गौतम बुद्ध की स्टैच्यूज यहां बना रहे थे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए रियल लाइफ स्टैच्यूज की शुरुआत कौन सी डायनेस्टी या कौन से पीरियड में होती है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में होती है। गौतम बुद्ध के हों या जैन धर्म के हों, रियल लाइफ स्टैच्यूज बड़ी बड़ी 6-6 फीट जैसी मूर्तियां अगर बन रही हैं तो वो पोस्ट मॉडर्न काल में बन रही है, राइट।
जो इन्फ्लुएंस आया गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में वो रोमन आर्ट का ज्यादा पड़ा, ग्रीक्स का कंपैरेटिवली कम था। शक हुए, कुषाण हुए, उन सब ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को पेट्रोनाइज किया, यानी इनके समय गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बड़ी फ्लरिश हुई है। पेट्रोनाइज करना यानी उनके समय में बड़ी है। ग्रे सैंडस्टोन, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन भी, उससे मूर्तियां इस समय बनाई जाती थी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रीडोमिनेंटली बुद्ध से रिलेटेड मूर्तियां हमको यहां देखने को मिलेंगी, जैन धर्म की मूर्तियां नहीं देखने को मिलेंगी। सो बुद्ध की, अब ये देखिए शार्प फीचर्स, राइट, वेवी हेयर, तो इनके जो फीचर्स हैं हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ग्रीक इन्फ्लुएंस, जो फेसेस बन रहे हैं उन पे ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है, राइट। सो ग्रीक एंड रोमन डेरिवेशन, हेलेनिस्टिक और रोमन, हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस मूर्तियों पे देखने को मिल रहा है। शार्प फीचर्स, लॉन्ग ईयर्स एंड पतला फेस, वेवी हेयर, ये सब दिखाए जा रहे हैं। तो रिजेम्बलेंस ग्रीक और रोमन गॉड से दिखाया गया है। शार्प ग्रीक फीचर्स हैं, बैलेंस्ड बॉडी है, हट्टे तगड़े नहीं दिखाए गए हैं, वेवी हेयर हैं। और कुषाण एम्परर कनिष्क के टाइम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फ्लरिश होती है। समझ में आ गई यहां तक बात। फिर हम आते हैं किस पे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पे। तो डेवलप्ड ड्यूरिंग पोस्ट मौर्य पीरियड, ड्यूरिंग शुंग डायनेस्टी। तो मेनली कौन से समय में डेवलप हो रही है, ये शुंग के टाइम में हो रही है, राइट। तो शुंग डायनेस्टी के टाइम में, और इसको पेट्रोनाइज किया है कनिष्क के टाइम में ही पेट्रोनाइज हुई है। और गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड जो था उस समय सबसे ज्यादा पीक पे आपको ये आर्ट देखने को, स्कल्पचरिंग की मिलेगी। लार्जली इंडिजिनस थी, यानी इस पे रोमन ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को हमको नहीं मिलता। देन व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ये रेड सैंडस्टोन है जिसपे ये व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो इससे यहाँ पे मूर्तियां बनाई जा रही हैं। जैसे वहां पे हमने ग्रे और ब्लू सैंडस्टोन की बात की, यहाँ रेड सैंडस्टोन जिसपे व्हाइट स्पॉट्स हैं, उससे मूर्तियां बन रही हैं। बुद्धिस्ट मूर्तियां भी हैं, ब्राह्मणिकल, राइट, और साथ में जो जैनिज्म है उनसे रिलेटेड मूर्तियां भी देखने को मिल रही हैं। तो इस समय पे तीनों धर्म की मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। वैष्णव शैव फेथ से रिलेटेड भी आपको, यक्ष से रिलेटेड आपको मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ये फर्क हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो गांधार रीजन में फ्लरिश होती है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो गांधार स्कूल ज्यादा स्ट्रेस देता है एक्यूरेसी ऑफ डिटेल्स पे, फिजिकल ब्यूटी पे। रोमन ग्रीक फीचर्स बनाए जा रहे हैं, ग्रेको रोमन ट्रेडिशंस। ग्रे सैंडस्टोन, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, इनका इस्तेमाल हो रहा है। इमेजेस स्लिम है, हेलो है बुद्ध के अराउंड, ओके, और डेकोरेटेड नहीं होता हेलो। ध्यान दिया आपने, ये देखो इधर आओ, ये वाला हेलो देखो, इनके पीछे जो तेज दिखाया जा रहा है इस पे कोई डेकोरेशन नहीं है ना। लेकिन यहीं अगर आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे, ये देखिए पीछे ये हेलो है और इस पे ये डिजाइन आपको देखने को मिल रही है, यस। तो ये डेकोरेटेड हेलो बनने लग गए थे उसके बाद। क्यों? क्योंकि महायान टाइम बुद्धिज्म वाला जो था उससे थोड़ा सा डेकोरेशन वाली चीजें पिक कर ली गई थी। बुद्धिस्ट और हेलेनिस्टिक थीम्स, यानी कि ग्रीक, बुद्धिस्ट, ये सारी थीम्स को लेकर के बना। यहां पे स्पिरिचुअल इंप्रेशन फिगर्स को देने की कोशिश की गई है। और डेवलप्ड इंडिजिनसली, यानी कि जो इंडिया से ही जो तरीके थे उसी टाइम के, वहाँ के लोकल तरीके, उन्हीं तरीके से बनाया गया। ज़्यादा रोमन ग्रीक इन्फ्लुएंस नहीं था। रेड स्पॉटेड, वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बनी है, बैलेंस्ड बॉडी दिखाई गई है। हेलो जो था वो डेकोरेटेड था। इसमें बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, जैन सारी थीम देखने को मिल रही है। तो ये कुछ हमने डिफरेंसेस देख लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पे। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई है, कहीं लिखा हुआ होगा, ये रहा, व्हाइट मार्बल वॉज यूज्ड इन दिस आर्ट। सैंडस्टोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसको सातवाहन और इक्ष्वाकुस ने पेट्रोनाइज किया है। सातवाहन और इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो थी उनके समय में आपकी अमरावती स्कूल फ्लरिश हुई है। इसमें भी मेनली बुद्धिस्ट देखे जाते थे और बुद्धा की लाइफ को जातक कथाओं से डिपिक्ट किया जाता था। मोस्टली यहाँ पे कर्ली हेयर, अब बुद्ध के वेवी हेयर नहीं है, कर्ली हेयर, ऐसे जो हम गोल गोल हेयर देखते हैं ना इस तरह के, वो कहाँ देखने को मिले? वो हमको देखने को मिलते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। और यहाँ भी जो बुद्ध के फीचर्स थे वो ग्रीक से सिमिलैरिटी रखते थे। गॉट इट? चलो फिर स्तूप की बात करते हैं। तो पोस्ट मौर्यन समय में स्तूप का फर्दर डेवलपमेंट किया गया, राइट। स्तूप जो बनाए गए थे मौर्य काल में, उनके अंदर भी स्तूप का साइज बड़ा हो गया, डेकोरेशंस बड़े हो गए, और 3 प्रोमिनेंट स्तूप है, बारहुट के,
भारूड के और सांची के, जो दोनों मध्य प्रदेश में हैं, ओरिजिनली अशोक ने बनवाए थे लेकिन लेटर उनको बड़ा किया गया। फिर अमरावती नागार्जुना कोंडा के आंध्र प्रदेश में स्तूप हैं, उनका निर्माण किया गया। तो यहाँ जो पोस्ट मॉडर्न टाइम के स्तूप थे वो बड़े हो गए, ज्यादा डेकोरेटेड हो गए। फिर देखो तोरण वाली बात कहीं आ रखी होगी, ये रहा शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी ने तोरणस इंट्रोड्यूस किए, वो जो इस तरह के थे ना एंट्रेंस पे, तो ये तोरण किसने इंट्रोड्यूस किए? शुंग डायनेस्टी ने किए। डेकोरेटेड गेटवेज टू स्तूप। तो तोरण पूछा जा सकता है क्या होते हैं, राइट। स्टोन जो थे उनका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया पोस्ट मॉडर्न काल में स्तूप बनाने के लिए। पहले ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, वुड का इस्तेमाल होता था। पोस्ट मॉडर्न के टाइम में पत्थर का, स्टोन का इस्तेमाल बढ़ गया। तो ये कुछ चेंजेस हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम में स्तूप में जो हुए हैं। गॉट इट। तो अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, फिर वेद में थोड़ा बहुत जो वैदिक पीरियड में हमको पता चला वो हमने देखा। फिर हमने मौर्य काल का आर्किटेक्चर पूरा पढ़ा, पिलर्स अशोका के, स्तूप हमने पढ़े, केव आर्किटेक्चर की शुरुआत देखी, अजंता केव्स के बारे में बात की। फिर हम आ जाते हैं, सॉरी नॉट अजंता केव्स, अजंता केव्स पोस्ट मॉडर्न में आती हैं। फिर हम पोस्ट मॉडर्न पे आ जाते हैं जहां हम देखते हैं केव्स कैसे और बनाई गई और स्तूप को कैसे बड़ा किया गया। 3 फॉर्म ऑफ स्कल्पचर के स्कूल हमने देखे, राइट। महायान हीनयान किस तरह से आर्किटेक्चर में डिपिक्ट हुए। तो ये सारा हमने अभी तक की कहानी कर ली है पोस्ट मॉडर्न टाइम की। अब आगे सेशन को बढ़ाएंगे जिसमें हम गुप्ताज और आगे लेकर के चलेंगे। यहां तक आई होप सब समझ में आ गया होगा। इट वॉज मोर लाइक अ नैरेटिव, मोर लाइक अ विजुअल ट्रीट। जितना देखोगे समझोगे डिफरेंसेस उतना दिमाग में टिक जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।